Hi everybody. Today's session is about idea generation. In a way, it's about communication basics. बहुत बार लोगों को ये गलतफहमी होती है कि कम्युनिकेशन मतलब लैंग्वेज, कि हमें ना इंग्लिश नहीं आती इसलिए हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते. And like I've discussed a few times in different sessions, English is not the only part of communication. Communication is a function of both language and your thoughts. इसका मतलब ये हुआ कि आपको, मैं ये अगर कहूं कि अच्छा भाई ठीक है, इंग्लिश तो नहीं आती, हिंदी में यही कॉन्वर्जेशन जो भी आपको करना है, जो भी आपकी उस वक्त सिचुएशन है, उसका हिंदी में बात करके मुझे अच्छे तरह से फ्लुएंटली अपने विचारधारा प्रवाह बोल लो. इफ यू आर एबल टू डू दैट, दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर फाइन. What is not fine probably is your command on a certain language. On the contrary, बहुत बार लोग इसलिए अटकते हैं कि हम बोलें क्या, हमें ये समझ में नहीं आता. हमें कुछ अंदाज तो है, हमें कुछ फीलिंग तो आती है, पर हमें पता नहीं है कि इसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, इसको कैसे स्ट्रक्चर करें, और इसमें क्या क्या बातें बोली जा सकती हैं. एंड दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस टुडे, कि क्या बोलें और कैसे बोले टू एन एक्सटेंट. भाषा क्या काम में ले, दैट्स लैंग्वेज क्लास. टुडे व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, हमें जो बोलना है वो कहाँ से लाएं, उसका मसला कहाँ से आए, और उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं ऐसे कि जब वो बोले तो सामने वाले पे बात लैंड भी करे, सामने वाले को भी समझ भी आए ठीक से, वैसे, लगभग वैसे जैसे हम समझाना चाहते हैं. क्योंकि कम्युनिकेशन का पर्पस सिर्फ और सिर्फ तब सॉल्व होता है जब मेरी बोली हुई बात आपको समझ भी आए. अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मेरा बोलना बेकार है उस कॉन्टेक्स्ट में. सो दिस इज द सेशन कि हम विचार कहाँ से लाएं, आइडिया कैसे जनरेट करें. जो सबसे पहली चीज कभी भी बोलते लिखते पढ़ते टाइम तो नहीं, बोलते और लिखते टाइम हमें देखनी होती है, वो ये देखनी होती है कि किसके लिए बोल रहे, क्यों बोल रहे, व्हाट इज माई पर्पज. एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क. तो अगर मैं लिखना चाहती हूँ एक किताब, तो मैं वो किताब क्यों लिखना चाहती हूँ, मेरा पर्पस क्या है उस किताब से. मेरा पर्पस उस किताब से सेल्स करना है, मेरा पर्पस उस किताब से एजुकेट करना है, इन्फॉर्म करना है, कुछ कर एक्शन लेने के लिए कन्विंस करना है. मुझे इसलिए लिखना है सिर्फ कि देखो देखो मुझे कितना आता है, दैट्स वन ऑब्जेक्टिव. मुझे इसलिए लिखना है क्योंकि मैं लोगों को चाहती हूँ अरे दुनिया में ये भी हो रहा है, आप भी जानो. कभी कभी एक से ज्यादा पर्पसेस हो सकते हैं. हो सकता है मैं ये बोलना चाहूँ कि आप ये जानो ताकि आप वैसा कर सको, जैसा भी कर सको, जो भी मेरा कॉल टू एक्शन है. दैट इज व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्यों लिखना है, क्यों बोलना है. अब आप मुझे बोलेंगे लेकिन ये तो हमेशा प्लान करना पॉसिबल नहीं है. फेयर पॉइंट. हमेशा प्लान करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसकी आदत डेवलप करना पॉसिबल है. जब आप अपने पर्सनल टाइम में इस तरह से प्लान करेंगे अपना कम्युनिकेशन, तो आप रियलाइज करेंगे धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी. वहां भी जहां आप प्लान करके नहीं गए, आप ठीक से बोल पाएंगे, आप फटाफट आपका ब्रेन प्रोसेस कर पाएगा कि यहाँ पे होने क्या वाला है. मैं एक इंटरव्यू में अगर जाके कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मेरा पर्पज है क्या, कि मुझे अपने बारे में इन्फॉर्म करना है, सामने वाले की कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, और परसुएट करना है इंटरव्यूअर को कि भाई मुझे हायर करो. देयर इज अ कॉल टू एक्शन देयर. वोट के लिए अगर मैं अपील करने जा रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे परसुएट करना है कि मुझे वोट दें. अगर मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास में, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं एजुकेट करना चाहती हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, और मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन सामने वाले के दिमाग में घुसनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं घुसी तो मेरा पढ़ाया नहीं पढ़ाया बराबर है. दीज आर द इंटेंशंस, दीज आर सम ऑफ द इंटेंशंस, कि क्या क्या इंटेंशंस हो सकते हैं. आप इन्फॉर्म एजुकेट करना चाहते हैं, एंटरटेन करना चाहते हैं, परसुएड करना चाहते हैं, इंस्पायर या मोटिवेट करना चाहते हैं, आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आप किसी की जिंदगी का नजरिया ही बदल देना चाहते हैं. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. देर आर पीपल हु स्पीक फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. मार्टिन लूथर किंग की स्पीच अगर आप सुनेंगे, यू कैन सेंस द एनर्जी इन दैट स्पीच. पुराने फ्रीडम फाइटर्स के भाषण अगर आप सुनेंगे, यू कैन सेंस द एनर्जी इन दो स्पीचेस. द स्पीचेस आर डिजाइंड टू ट्रांसफॉर्म कंट्रीज एंड पीपल who are feeling as slaves, who are being treated as slaves, who are legally slaves,
to think differently and to imagine that it is possible to have a life which is not that of slavery. ऐसी जिंदगी पॉसिबल है जहाँ स्लेवरी नहीं है, तो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशनल काइंड ऑफ राइटिंग स्लैश स्पीच. सो ये पहला सवाल, पर्पस. दूसरा सवाल किसके लिए है. जब मैं सेक्सुअलिटी पे बात करती हूँ तो मैं बच्चों से अलग टोन में बात करूंगी, बच्चों के लिए अलग तरह से कंटेंट डिजाइन करूंगी और एडल्ट्स के लिए अलग तरह से कंटेंट डिजाइन करूंगी. अगर मैं किसी को अपने बारे में बताना चाहती हूँ और मुझे उन्हें पढ़ाना है तो मैं उन्हें किसी और तरीके से बताऊंगी. अगर मुझे उनके लिए रिसर्च करनी है तो मैं कुछ और प्रोजेक्ट करूंगी. सो हु एम आई स्पीकिंग फॉर. एसईसी सोशो इकोनॉमिक क्लास. सो दैट डेजिग्नेशन, जेंडर, रोल, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें आप अपनी ऑडियंस की प्रोफाइलिंग करेंगे. दैट्स द सेकंड क्वेश्चन. मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, मैं किसके लिए बोलना चाहती हूँ. और फिर एक और वाई है, वो ये है कि सामने वाला मुझे क्यों सुने. मेरे पास तो बहुत ज्ञान का अथाह भंडार है, मुझे तो ज्ञान देना है. आप क्यों मुझे सुने, आपको क्या वैल्यू मिल रही. सो यू ऑल्सो, योर मोटिव शुड ऑल्सो बी क्लियर टू मी कि आप मेरे सेशन में क्यों बैठे हैं. आप मेरे सेशन में इसलिए नहीं बैठे हैं कि आपके पास करने को कुछ नहीं है, चलो प्रवचन सुन के आते हैं. आप मेरे सेशन में बैठे हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू टेक सम प्रैक्टिकल टिप्स कि अच्छा जी, ये जो ये सारा इतना सारा ज्ञान है ना, इसमें से ये 5 एक्शन पॉइंट्स है, इनको मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. So that is your why. That is my audience's why. So these are the 3 questions that I will ask. मुझे क्यों बोलना है, ऑडियंस को क्यों सुनना है, और मेरी ऑडियंस है कौन. सो मैंने Y3 बाद में क्यों लिखा, क्योंकि पहले मैं ये आइडेंटिफाई करूंगी कि मेरी ऑडियंस है कौन, तब मुझे पता चलेगा कि उसका पर्पस क्या है. नाउ कम्स द एक्चुअल आइडिया का जेनरेशन. तो कंटेंट के 3 कंपोनेंट है. वन इज द आइडिया, थॉट्स, वन इज द लैंग्वेज एंड द थर्ड इज द स्टाइल. यही बात जो मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ प्रेजेंटेशन दिखा के, मैं बिना प्रेजेंटेशन के भी समझा सकती हूँ. देन इट विल प्रॉब्ली बिकम बोरिंग बिकॉज यू विल हैव नो विजुअल, यू नो, like there'll be no visual input, there'll be nothing to look at. यही बात मैं आपको सिर्फ इंग्लिश में भी सुना सकती हूँ. और मुझे मालूम है कि क्योंकि हमारी ऑडियंस मिक्स्ड है, हमारी ऑडियंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करती है, तो कई लोगों को ऐसे लगेगा कि यार ये इन्होंने ना पता नहीं क्या बोल रही है, मेरे को भाषा ही नहीं समझ में आती कि मैं क्या करूं. बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करती हैं, समझ में कुछ नहीं आता. ये बात मैं बहुत बोरिंग तरीके से भी बोल सकती हूँ. हम सब ने बोरिंग टीचर्स देखे हैं. और ये बात मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से भी बोल सकती हूँ. मुझसे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, वो भी हमने देखे. हमारे ना सबके स्कूल्स में एक टीचर जरूर ऐसा होता या होती थी जिनकी क्लास में जाके नींद आती थी, और एक टीचर जरूर वैसा या ऐसी होती थी जिनकी क्लास में अगर 10 दिन के नहीं सोए हुए हो ना तो भी तुम एकदम अलर्ट पे रहते थे. There are always those teachers and this is where the style of the flair comes into picture. ये बात हमने कई बार रीडिंग के सेशंस में भी की है कि क्या पढ़ें, नॉन फिक्शन पढ़ें क्योंकि नॉन फिक्शन से आइडियाज जनरेट होते हैं, और फिक्शन पढ़ें क्योंकि फिक्शन से स्टाइल और फ्लेयर आता है. और स्टाइल और फ्लेयर वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा तब मिलेगा जब आपके कंटेंट वर्ड्स विच आर नाउन्स, स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और वर्ब्स, ये 4 मेजर कंटेंट वर्ड्स अगर आपकी वोकैबुलरी इन 4 एरियाज में साउंड है तो आपका स्टाइल, आपका डिक्शन, आपका फ्लेयर कंपैरेटिवली दूसरे लोगों के बेहतर होगा. बिकॉज आपके पास खेलने के लिए प्लेग्राउंड ज्यादा है. जिस बच्चे के पास ज्यादा खिलौने हैं वो ज्यादा मजे करता है ना, क्योंकि एक आध टूट भी जाए, एक आध इधर उधर गड़बड़ भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है. सो थिंक ऑफ वर्ड्स इन दैट सेंस कि हाउ विल आई एंजॉय सेइंग दिस बेटर. मैं इसको ज्यादा इंटरेस्टिंगली कैसे बता सकता हूँ बिना फैक्ट के साथ छेड़छाड़ किए. दैट्स इंपॉर्टेंट. इंटरेस्टिंगली बताने का मतलब ये नहीं है कि गलत सलत कुछ भी बताने लोगों. इंटरेस्टिंगली बताने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास आइडिया हो, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन हो, और फिर तुम उसको रोचक तरीके से प्रस्तुत कर सको. देन इट बिकम्स एड्यूटेनमेंट या इंफोटेनमेंट. इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट. फॉर इंस्टेंस, माई एंटरटेनमेंट component is very low, my education component is high, my transformation component again is very low, very low to low, because the transformation will come from within you. My object right now, my objective is not to transform you. My objective is to educate you in an interesting manner. So these are the 3 components. Now let's look at the
सो लैंग्वेज वाला कंपोनेंट हम आज नहीं देखेंगे, लैंग्वेज वाला कंपोनेंट हम अपनी ट्यूसडे क्लासेस में देखते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट इट। स्टाइल एंड फ्लेयर वाला कंपोनेंट भी इवेंचुअली ट्यूसडे क्लासेस में कवर होगा, क्योंकि जब हम वोकैबुलरी के सेशंस करेंगे तो ये वहां कवर होगा। सो टुडे वी आर लुकिंग एट द फर्स्ट पार्ट, आइडिया इंफॉर्मेशन रिसर्च। आइडिया कैसे जनरेट करते हैं? आइडिया ना हवा में से नहीं आता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, 8 billion population, we have absolutely nothing that we can, nothing new that we can say। हम अलग तरह से बोल सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश एकदम स्क्रैच से कुछ नया कुछ नहीं है भाई, सब हो रहा है ऑलरेडी जो होना है। सो क्या किया जा सकता है? ये किया जा सकता है कि अपना सूचनाओं का जखीरा बढ़ाया जाए। सूचनाओं का जखीरा क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि जितनी ज्यादा सूचना होगी, जितना ज्यादा फैक्ट आपके पास होगा, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, जितना सॉलिड रिसर्च आपका होगा, उतना आपकी बात की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब समस्या ये है कि अति सूचना का दौर है, तो कैसे पता चले कि सूचना क्या है और गलत सूचना क्या है? व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज मिस इन्फॉर्मेशन, हाउ डू आई डिफरेंशिएट, हाउ डू आई डिसर्न? One of the good ways is to read classics and then read contemporary to be able to compare कि पहले न्यूज कैसे लिखी जाती थी, अभी न्यूज कैसे लिखी जाती है, और इसको कंपेयर कैसे करें, तो समझ में आ जाएगा टोनालिटी में क्या फर्क है, बायस दिखने शुरू हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि किसी से पढ़ लें जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे फिजिक्स पढ़नी है तो मैं फिजिक्स के किसी टीचर के पास चली जाऊंगी ना, मैं इतना मगजमारी क्यों करूंगी कि मैं फिजिक्स की 50 किताबें ढूंढूं फिर रिसर्च करूं, अनलेस आई वांट टू डू अ पीएचडी। उस केस में भी आई विल हैव अ गाइड हु विल गिव मी अ डायरेक्शनल सेंस ऑफ थिंग्स कि अच्छा ये नहीं, इधर ये इस तरह की किताबें पढ़ो, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, इससे कम इंफॉर्मेशन मिलेगी, वट एवर इट इज दैट दे वांट टू डू। बट दैट्स ओनली द फर्स्ट स्टेप। व्हाई डू यू नीड सूचना? ऑल्सो बिकॉज यू वॉन्ट टू कनेक्ट द डॉट्स। तो अगर मुझे ये समझ समझ में आता है, फेमिनिज्म का एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस देखते हैं, हाइपोथेटिकली एक एग्जाम्पल देखते हैं, दहेज की प्रॉब्लम। तो अगर मुझे ये समझ में आता है कि दहेज की प्रॉब्लम दो जगह से ओरिजिनेट होती है, दो तीन जगह से ओरिजिनेट होती है। एक है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, किसकी? लड़की की, कि भाई हमारी लड़की स्टेबल रहेगी, कैसे रहेगी कि हम अपने हिस्से का उसको दे के भेज रहे हैं ऑलरेडी। दैट इज वन थॉट ऑफ वन प्रोसेस। द सेकेंड थिंग टू लुक एट इज कि लड़की स्टेबल रहेगी का डर क्यों लग रहा है? क्योंकि लड़की को पढ़ाया नहीं गया। तो देन द चाइल्ड एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन becomes one tangent to look at. So if you have these ideas, then you can connect these dots. I'll show you how to connect it. I'll take an example and we'll do it. But the more ideas you have, the more connections you can make, and the deeper you can explore the subject, the better you can speak slash write. Because the more thoughts you have, the better your expression will become, assuming you have command on language. हिंदी में या इंग्लिश में या किसी तीसरी लैंग्वेज में, दैट्स अवेलेबल। सो अब सूचना कैसे गैदर करते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके लिए हम एक फ्रेमवर्क कर रहे हैं। बहुत बेसिक फ्रेमवर्क है, आपने सबने किया है, 50,000 बार शायद किया होगा, कई लोगों ने किया होगा, शायद कुछ ने नहीं भी किया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि सबने किया होता है कमोवेश। इट्स कॉल्ड द WH क्वेश्चंस। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। किसकी बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? ये जो भी एपिसोड है, इंसिडेंट है, इंफॉर्मेशन है, कब हुई, कहाँ हुई, ये क्यों डिस्कस किया जा रहा है, क्यों हुआ और कैसे हुआ। जितने सवाल आप पूछ सकते हैं उतनी सूचना आप इकट्ठी कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग इस दुनिया में वो लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप इंटरेस्टिंग भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर आप इंटरेस्टिंग नहीं होंगे तो आप सवाल नहीं करेंगे, आप सवाल नहीं करेंगे तो आपको कोई घर बैठ के बताने नहीं आएगा, और जब आपको कोई घर बैठ के बताने नहीं आएगा तो आपको कोई कुछ पता नहीं होगा, एंड देन यू विल बी अ पुअर, बिकॉज देन यू विल ओनली स्पीक दोस 5 थिंग्स। अरे हमारी भाभी जी ने ऐसे किया, अरे हमारे देवर जी ने वैसे किया, हमारे साले साहब फला, हमारे जीजा जी ढीमका। दैट्स इट। उतनी दुनिया है, क्योंकि उतनी हम देख रहे हैं, उसके आगे हम सवाल तो पूछते हैं ना, हमें पता है। सो आर यू आस्किंग क्वेश्चंस?
And are you asking open-ended questions? Why do I emphasize on this? दो तरह के questions होते हैं, एक close-ended questions होते हैं एक open-ended questions होते हैं. Open-ended questions actually questions नहीं होते हैं. Open-ended questions या तो assumptions होते हैं जो हम लोगों के बारे में कर लेते हैं जिसका हमको validation चाहिए होता है, और या open-ended questions में क्या होता है, हमको हाँ या ना में जवाब चाहिए होते हैं. Sorry, close-ended questions. Okay, pause. Close-ended questions या तो assumptions होते हैं या हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए होता है. बॉस ने उसको डांटा ना, अब इसमें क्या क्या समझ में आएगा? या तो सामने वाला बोलेगा हाँ या तो सामने वाला बोलेगा ना. इसमें क्या नई सूचना मिली? On the contrary, if you were to ask बॉस ने उसे क्यों डांटा या उसे क्यों डांट पड़ी, then you would have an open-ended question, then you would get some information. So a lot of times हमारा दिमाग कैसे वायर्ड होता है, हम questions close-ended frame कर रहे होते हैं, और क्योंकि हम close-ended frame कर रहे होते हैं, तो अगर सामने वाले ने इन्फॉर्मेशन वॉलंटियर कर दी तो हमें मिल गई, अगर सामने वाले ने इन्फॉर्मेशन वॉलंटियर नहीं की तो हमें नहीं मिली. सो आपने बेसिकली अपनी इंक्वायरी सामने वाले की मर्जी पे, उसकी दया पे छोड़ दी. अगर वो बता देगा सिखा देगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताएगा नहीं सिखाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास तो कोई सवाल था ही नहीं हमारे पास तो. सो आपको अच्छा लगता हो, आपको भी मन तो करता होगा ना शादी करने का. व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज दैट? मैं बोलूंगी हाँ करता है, फिर क्या कर लोगे आप, इससे क्या जान लोगे? मैं बोलूंगी नहीं करता है, फिर इससे क्या जान लोगे आप? ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ यू वर टू आस्क मी, ma'am, why did you not marry? Then I will probably be able to show you something from my life, then you will know me better. Similarly, then if you were to take this to the next level and you ask me, why do you think some women choose to not marry? आपको ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है कुछ औरतें शादी नहीं करना क्यों चुनती हैं? Then I will be able to volunteer more information. Then I will also be able to volunteer not just कि मैंने शादी क्यों नहीं की, but also मेरे हिसाब से दुनिया में वर्ल्ड व्यू क्या है, औरतें क्यों शादी करना प्रेफर नहीं कर रही हैं, जो औरतें नहीं प्रेफर कर रही हैं वो क्यों नहीं कर रही. तो देन यू विल ऑल्सो डिस्कवर माई थॉट्स बेटर. बट इफ यू सिंपली आस्क मी, आपका मन तो करता होगा ना, यू मोस्ट लाइकली इवन गोइंग टू ऑफेंड मी. प्लीज रिमेंबर, assumptions disguised as questions are not questions, and honestly they are rude, they are impolite. You shouldn't be asking them, you shouldn't be entertaining those questions. आप मेरी जिंदगी में घुस के क्यों देखना चाहते हैं कि मैं करना चाहती हूँ कि नहीं करना चाहती हूँ? Why is that any of your business? आप मेरे विचार जानना चाहते हैं तो सवाल सलीके से पूछें, सवाल सलीके से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा. नाउ दिस इज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम जस्ट जनरली टीचिंग यू हाउ टू आस्क क्वेश्चंस. क्वेश्चन पूछने का एटिकेट क्या होता है, that is something that you have to learn. And when you are able to ask intelligent, so एक तो ना नॉन क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी है तो क्वेश्चन तो है, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछ पाते हैं तो आपके विचारों का दायरा बढ़ता है, क्योंकि लोग आपको इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं. विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पोर्शन. तो ये है एक फ्रेमवर्क, WH फ्रेमवर्क. हम क्या सवाल पूछ सकते हैं? सो फॉर इंस्टेंस, अगर मान लीजिए मुझे बजट पे बात करनी है, कब अनाउंस हुआ, क्या हाइलाइट्स थे, व्हाट, कब अनाउंस हुआ, व्हेन, किस कॉन्टेक्स्ट में. वेयर के कई मतलब हो सकते हैं. वेयर का मतलब ये नहीं है दिल्ली में पार्लियामेंट में अनाउंस हुआ, हाँ ठीक है श्योर पार्लियामेंट में अनाउंस हुआ, बट वी कैन एक्चुअली आस्क कि किस कॉन्टेक्स्ट में अनाउंस हुआ. हम पोस्ट कोविड इकोनॉमी में है, हमारे देश में अभी क्या GDP चल रही है, वो कॉन्टेक्स्ट जब हम सेट करते हैं तो देन दैट व्हेन एंड वेयर गेट्स कंसोलिडेटेड. हु विल इट इम्पैक्ट, किस पे उसका असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, और फिर इनमें आप सब वेरिएशंस कर सकते हैं. और ऐसा बजट क्यों प्लान किया गया के लिए यू कैन रीड a few editorials and figure out what experts have to say on that. Now if you were to talk about the budget, you will have a better informed and not just your opinion but also backed by facts. You will be able to share something meaningful, you will be able to construct your thought better. So this is the research bit of it. One of the questions that is commonly asked is,
इतनी रिसर्च करने का टाइम नहीं है, fair enough। तो फिर ये भी भूल जाओ कि भाई बहुत अच्छा बोलना, फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बनना। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट छोड़ दो, फिर मतलब ये वाला हिसाब होगा कि मैंने कहा ना वो सुपरफिशियल बातें कर लो, मैं पानी पूरी की बातें भी बहुत अच्छे से कर सकती हूँ कि दिल्ली में ना ये 5 स्पॉट है जहाँ पे पानी पूरी बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन उसके लिए भी मुझको रिसर्च करना पड़ेगा, चाहे तो वहां जाके पानी पूरी खाना पड़ेगा, चाहे तो मेरे दोस्त पानी पूरी खाते हैं उनसे पूछना पड़ेगा, आई स्टिल हैव टू डू रिसर्च। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग दैट यू कैन हैव अ मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन अबाउट unless you are willing to invest your time in that subject, in that topic. So don't shy away from the label। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सदाबहार होते हैं, उन पे आप 1 2 5 बार अपना रिसर्च कर लें, उसके बाद आप साल में एक बार अपनी रिसर्च अपडेट कर लें, साल में 2 साल में 5 साल में एक बार अपनी रिसर्च अपडेट कर लें, यू गुड। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सदाबहार नहीं होते हैं। दीज आर थिंग्स वेयर यू हैव टू कीप बिल्डिंग। फॉर इंस्टेंस इंडस्ट्री बेस्ड टॉपिक्स, अगर मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करती हूँ या अगर मैं लीडरशिप में काम करती हूँ, तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है, ये ऑन द गो यू हैव टू कीप अपडेटिंग दिस। देन कम्स द सेकंड फ्रेमवर्क। द सेकंड फ्रेमवर्क इज कैन बी कॉल्ड इंटरसेक्शनैलिटी, but you can also call it multidisciplinary approach to topics। आप दोनों में से कुछ भी बोल लें, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच या इंटरसेक्शनैलिटी क्या कहती है कि एक बॉल को अलग अलग जगह से काटें। अगर आप एक स्फीयर देखें या एक सर्कल देखें, तो आप उसका कोई भी डायमीटर लें, वेरियस डायमीटर्स विल ओवरलैप। थिंक ऑफ इट लाइक अ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम इज ऑलवेज ओवरलैपिंग। तो ये कहना कि फेमिनिज्म की जरूरत नहीं है क्योंकि औरतों की समस्याओं का इलाज इस बात में है कि उन्हें पढ़ाया लिखाया जाए, ये एक बहुत सुपरफिशियल अप्रोच है। पढ़ा लिखा लेंगे, मान लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर ऑनर किलिंग हो रही है तो क्या करेंगे? उसका पढ़ाने लिखाने से क्या, तो क्या लेना देना है इस बात का कि एक लड़की ने अपनी पसंद से किसी से शादी कर ली और उसके घर वालों ने they decided to end her life or the life of the boy that she married has got nothing to do with education। It may have something to do in the sense that there will be certain communities, certain socio-economic groups where there will be more awareness, so they will not do it. There will be certain socio-economic groups which may be caste based or community based where this kind of acceptance will be low, and so they will do it more। So then you see कि caste picture में आ गई, क्लास पिक्चर में आ गई, एजुकेशन का स्टेटस पिक्चर में आ गया, लड़की इंडिपेंडेंट थी कि नहीं थी फाइनेंशियली वो पिक्चर में आ गया। इंडिपेंडेंट लड़कियां भी पतियों से मार खाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाती है, मैं ये नहीं कह रही सारे पति बुरे होते हैं, बट आई एम सेइंग दैट आल्सो हैपेंस। सो व्हिच मींस नाउ द फाइनेंस कम्स इनटू पिक्चर। डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स हमारे यहाँ कैसे परसीव होती हैं वो पिक्चर में आ जाता है। पीनल कोड में क्या सजा का प्रावधान है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए या क्या नहीं है वो पिक्चर में आ जाता है। सो which tells us that any topic, no matter what the topic is, any topic will always have multiple sections and these multiple frameworks, lenses, perspectives, and they will intersect with each other। ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए ये इंटरसेक्शनैलिटी कहलाती है। आप इसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मैंने कहा भाई एकेडमिक्स से देख लो, ये देख लो कि फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या पड़ रहा है किसी चीज का, या फाइनेंशियल रीजंस क्या हो सकते हैं किसी चीज के, सोशल पर्सपेक्टिव्स क्या है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स क्या है, रिलीजियस, इमोशनल, mental, physical health, age, all of that। So these are different disciplines, and when you look at this look at a topic from different disciplines, then it becomes a multidisciplinary approach। So which is why I said I am using this very loosely, you can call it either, I am personally not fussy, but this is what I'm trying to say, that the second approach to building your ideas or your thoughts is by looking at the same problem from different lenses. Look at the same problem from different points of view. Look at the same problem from different perspectives। For instance, COVID। कोविड का एक पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल है, दूसरा पर्सपेक्टिव पॉलिटिकल है, तीसरा पर्सपेक्टिव एक्सेस टू हेल्थ है, किन लोगों को हेल्थ इजीली एक्सेसिबल थी, किन लोगों को नहीं थी, चौथा पर्सपेक्टिव एज है,
किस एज ग्रुप में लोग ज्यादा इम्पैक्ट हुए, किस एज ग्रुप में लोग कम इम्पैक्ट हुए, साइंटिफिक रिसर्च का डेटा एक्चुअली कितना अवेलेबल है, हाइप कितनी है, न्यूज कितनी है, मिस न्यूज कितनी है, all of that gives you an overview of how did the world deal with the pandemic. We can't just simply say कि हमने ऐसा किया. You also have to look at it from a global perspective कि हमने world view में कैसा किया. So what I'm trying to say is that look at different angles of the same thing, and that gives you far more information and far more ideas as compared to looking at it like घोड़े को ना ऐसे लेंस वो लगा देते हैं ना, वो उसका फ्लैप लगा देते हैं और फिर वो बस सामने देखता है एक नजर से. वैसे नहीं देखना है. हमको घोड़ा दृष्टि नहीं चाहिए. हमारा फील्ड ऑफ विजन बड़ा होना चाहिए. और जब हमारा फील्ड ऑफ विजन बड़ा होता है तो हमारे पास आइडियाज ज्यादा होते हैं. अब आइडियाज पढ़ लिए, खूब सारे रिसर्च कर लिए, अब इनको ऑर्गेनाइज कैसे करें, उसके लिए आई यूज अ टूल दैट्स कॉल्ड माइंड मैपिंग. माइंड मैपिंग के लिए मैं तो पेपर भी यूज करती हूँ और एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एक्स माइंड, मैं वो यूज करती हूँ. और सॉफ्टवेयर भी आते हैं, यू कैन यूज एनी ऑफ देम, दैट इज ऑल राइट. आई विल शो यू व्हाट एन एक्स माइंड लुक्स लाइक इसके बाद. एंड देन कम्स द स्टाइल फ्लेयर. स्टाइल फ्लेयर में जो दो तीन चीजें हैं ना वो मैं बता देती हूँ, बाकी सब चीजें विल नॉट टॉक अबाउट देम बिकॉज दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. सो वंस यू आइडेंटिफाइड मेरी ऑडियंस कौन है, बच्चों के सामने मेरी लैंग्वेज पॉलिटिकली करेक्ट रहेगी. वाई? बिकॉज दे आर चिल्ड्रन. On the contrary, with my closest friends, my language may even be borderline abusive because they're my closest friends and I'm comfortable with them. With my family, my language will change. With an investor, my language will be something else. With my students who are adults but students, my language will be different. So once you have your audience, that is when you can also determine and what do you want to say and why do you want to say it. You can also determine your tone. Should your tone be sarcastic? Should your tone be witty? Should your tone be humorous? Should your tone be sincere, emotional, angry, resentful? All of these, friendly, polite. Typically, business writing mein, mostly we keep a friendly, polite, respectful but firm tone. Clarity is important. Clarity मतलब क्या? एक ही चीज को 50 बार बोलने से क्लैरिटी नहीं आती है. एक बात को दो तरीके से या 5 तरीके से समझाने से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है. It helps. It may help. It may help if your audience doesn't have the same kind of vocabulary that you do. लेकिन you have to keep adding something to it. If you're not adding something to it, then it is just you repeating the same thing. बच्चों को देखा है कभी कभी हम उनसे पूछते हैं ये क्यों किया, उसने मुझे मारा. एंड जो लाइक तुमने उसे क्यों मारा वापस, उसने मुझे मारा. उनका वो एक ही लूप चलता है. सो दैट लूप डजंट हैव टू गो ऑन. How do you do that? So either, so there are again 2 3 frameworks. You can either take it in the form of introduction, detail, conclusion. कि मैंने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, मैंने डिटेल दिया उसका, फिर मैंने कंक्लूड कर दिया. ये ऐसे राइटिंग पे भी अप्लाई करता है, ये स्पीच पे भी अप्लाई करता है, ये डिबेट पे भी अप्लाई करता है. या मैंने प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस की, उसके बाद सोल्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया, एक एक्चुअल सोल्यूशन दिया और कंक्लूड कर दिया. या मैंने एक क्लिकबेट छाप हेडलाइन दी, उसके बाद इंफॉर्मेशन डिटेल में दिया, एग्जांपल्स दिए, इलस्ट्रेशंस दिए, कंपैरिजन दिया, थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट दिया, किसी दो लोग का इंटरव्यू लिया, अथॉरिटेटिव कमेंट दिया. दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ bringing in clarity. Examples are fine. Examples are not repetition. Examples are illustrations. Examples help you. Examples are a tool and an aid. Let me give you an example. So this thing that I just explained. मैं अगर आपको बोलूं आपकी टोन फ्रेंडली होनी चाहिए. आप जब किसी से बात करो ना तो उसे फ्रेंडली फील होना चाहिए, उसे ऐसे लगना चाहिए जैसे आपने उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है. सो यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल. दिस इज वन एंड द सेम थिंग. On the contrary, if I were to say your tone should be friendly, polite and respectful. For instance, instead of saying मुझे तुम्हें नहीं पढ़ाना, you can also say मेरे पास समय नहीं है आपको अभी पढ़ाने का, जब मेरे पास समय होगा मैं बता दूंगी. Now this example is not the repetition and it helps you understand better. This whole example that I gave you helps you understand my point better, but I'm not saying the same things again. And that is what you need to keep in mind.
वर्बोसिटी, बहुत सारे शब्द काम में लेके बोलना, ये डिपेंड करता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में। आमतौर पे वर्बोसिटी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, स्पेशली बिजनेस कम्युनिकेशन में। लेकिन वर्बोसिटी का एक फायदा वहां होता है जहां पे आपको साइलेंस फिल करना हो। तो जैसे एक वक्त में, अब आई एम श्योर अब चीजें बदल गई होंगी, लेकिन किसी टाइम में हमको बोलते थे, कॉल सेंटर इंडस्ट्री में जब मैं काम करती थी, लोग बोलते थे कि साइलेंस नहीं रहना चाहिए माइक पे, क्योंकि कस्टमर आपको देख नहीं सकता, उसे नहीं पता कि आप वहां उसकी बात सुन रहे हैं या आप उसे होल्ड पे डाल के कहीं चले गए। सो साइलेंस नहीं रहना चाहिए, तो कुछ तो बोलते रहना पड़ेगा। तो वो हमें कुछ टूल्स देते थे, टिप्स देते थे, हालांकि वो तब भी यही बोलते थे कि ये बिजनेस कम्युनिकेशन है, वर्बोस मत करो, रिपीट मत करो। तो दे वुड आस्क अस टू अपसेल, क्रॉस सेल समथिंग। बट द आइडिया इज जितना कम से कम काम में लिए जा सकते हैं शब्द, उतने कम से कम शब्द काम में ले, लेकिन मीनिंग लॉस नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जार्गन, जार्गन क्या होती है? जार्गन जैसे मैंने ऊपर क्या तो बोला था, इंटरसेक्शनैलिटी एक चीज बोली थी, माइंड मैप एक चीज बोला था मैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ तो मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ। ऑन दी कॉन्ट्ररी, मान लीजिए आप मुझे किसी पार्टी में मिले और मैं बोलूं, ओ यू नो व्हाट, I am so happy I came to this party. I'm really enjoying it because there's a mind map that I have for my friends. Are you like, sorry, mind map? You don't know what I'm talking about. लोग बाग ये गलती अक्सर इंटरव्यूज में करते हैं। आई एम अ डायनामिक प्रोफेशनल। व्हाट डज दैट मीन, डायनामिक प्रोफेशनल? क्या मतलब है इस बात का? सो बजवर्ड्स, जार्गन, वर्बोसिटी अवॉइड करें। फ्लो में एक लॉजिक रहे, वो लॉजिक कैसे स्टैब्लिश करना है, उसके 3 फ्रेमवर्क्स हमने छोटे छोटे देखे। और अगर आपके फ्लो में लॉजिक रहेगा, आप रिपीट नहीं करेंगे, आपके पास एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, आइडियाज होंगे, तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली ग्रेसफुल रहेगी। किस इज कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट एंड सिंपल। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स ना, बड़े बड़े वर्ड्स, वोकैबुलरी के सेशन में भी किया था, मुझे बताओ किसकी वोकैबुलरी कैसी है, पीपल गो ऑन यूजिंग लाइक पता नहीं कौन सी लैंग्वेज, गॉड ओनली नोज, वैसे कौन बात करता है यार, हु टॉक्स लाइक दैट? Keep it simple, keep it something that will that I can understand and that will move me. Keep it emotive but don't make it melodramatic. So वो ना एक बहुत फाइन बैलेंस होता है, वो राइटर टू राइटर, स्पीकर टू स्पीकर वेरी करता है। वो आपको अपनी आवाज बोल बोल के, लिख लिख के ढूंढनी पड़ती है। सो विच ब्रिंग्स मी टू माई फेवरेट पॉइंट, एज ऑलवेज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा फ्लुएंटली लिखना, नहीं आएगा अच्छा फ्लो बनाना, नहीं आएगा ग्रेसफुल और पॉइज्ड राइटिंग करना, या स्पीच फॉर दैट मैटर देना। यू हैव टू प्रैक्टिस। देयर हैज टू बी अ बैलेंस्ड इमोशन, देयर हैज टू बी जस्ट दिस राइट अमाउंट ऑफ टची फीली, नॉट ओवरली, बिकॉज देन इट्स लाइक हेलो हम क्लास में बैठे हैं, इतना क्या मतलब इमोशनल मेलोड्रामा करना है। It has to be simple so that your audience can understand. It has to be clear so that the point comes across. ऐसा नहीं लगे कि बहुत भाषा का झाड़ है, इसमें एक्चुअल मुद्दा क्या था वो तो समझ में ही नहीं आया। It has to be elegant and graceful, and it has to be logical, and it has to flow. And with that, I will stop sharing this and I will share a mind map with you. Mind map कैसे बनाते हैं? Give me 1 second. Can one of you just give me a thumbs up or something if you can see the screen? ये screen दिख रहा है? Somebody just give me some sign कि screen दिख रहा है. Okay, thanks अनुपम. So screen दिख रहा है भाई. अभी एक टॉपिक लेते हैं, क्या टॉपिक लें? Can you guys put something in the chat, like write something किसी टॉपिक पे जिस पे डिस्कस करने का मन? पॉलिटिकल टॉपिक नहीं उठाना प्लीज, बिकॉज दिस वीडियो विल बी ऑन यूट्यूब, आई डोंट वांट टू डिस्कस पॉलिटिक्स. नो पॉलिटिक्स, नो रिलीजन. टॉपिक तो टाइप करो चैट में या बोल के बता दो. डाउरी. ओके, लेट्स टॉक अबाउट डाउरी. सो डाउरी, गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है, अभी वो भी ले लेते हैं वजनी, इसके बाद कर लेंगे. So let's look at dowry. So the first question framework was what is dowry? Who gives us?
gives it? Why do they give it? Oops, sorry. भाई ये अभी ना आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट ऑन यूजिंग दिस. Where is it given? When is it given? How is it given? What do you mean by how is it given? अब हाउ में ना एक एग्जाम्पल है. सो अब आपको लगता है कि यार हाउ में एक तरीका तो ये होता है डाउरी का कि बहुत डायरेक्टली डाउरी दे देते हैं कि भाई दहेज दे दिया, और फिर लोगों को बोलते हैं बताना मत, और कुछ लोग बोलते हैं बताना. तो एक तो डायरेक्ट अप्रोच है. दूसरा अप्रोच होता है वो वाला, हमें तो कुछ नहीं चाहिए जी, आप जो भी देंगे वो अपनी लड़की को ही देंगे, हमें तो है वी डोंट वांट एनीथिंग. दैट्स द इनडायरेक्ट अप्रोच. There is a third way of giving dowry, which is that you call it a gift. It's not a gift. सबको पता है ये दहेज है. Nobody is going to say that. Who gives it में? फैमिली तो देती है. लड़की खुद कमाती है. आई नो गर्ल्स जो बोलती है हम शादी के लिए पैसे बचा रहे हैं. शादी के लिए पैसे बचा रहे हैं? क्यों कोर्ट में जाके शादी क्यों नहीं कर सकते? आर्य समाज में जाके सिंपल शादी क्यों नहीं हो सकती? अगर आपको कन्वेंशनल शादी करनी है तो आपको शादी के लिए पैसे क्यों बचाने हैं? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी शादी नहीं हो पाएगी अगर आपके पास 5 लाख, 7 लाख, 15 लाख, 25 लाख. 5-7 में तो मिडिल क्लास की तो शादी नहीं होती 5-7 लाख में. उनको पता ही नहीं है 5-7 लाख क्या होता है. एंड वाई डू यू टू डू इट? But there is no answer. So people are not willing to answer these questions. So these are the questions that you need to ask. Why is it being given? You may say there is a social pressure. Now comes the intersectional framework. So you may say there is a social pressure. When you say there is a social pressure, that is when you ask ये कास्ट का प्रेशर है या ये क्लास का प्रेशर है या ये कास्ट एग्नोस्टिक है. पता चले सब कास्ट में होती है, सब क्लासेस में होती है. ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में वेरी करता है क्या? क्या ये दूसरी कम्युनिटीज में आउटसाइड इंडिया भी होता है क्या? दैट बिकम्स द ग्लोबल पर्सपेक्टिव. सोशल प्रेशर के अलावा और क्या कारण हो सकता है? एक कारण हो सकता है कि पिताजी को इनसिक्योरिटी होती है कि भाई मेरी लड़की अगर जमाई को कुछ हो गया तो क्या होगा, टाइप टाइप टाइप. शो ऑफ हो सकता है. दैट्स ऑल. सो शो ऑफ विल स्टिल बी अ सोशल प्रेशर. बट द सेकंड रीजन कैन बी इनसिक्योरिटी कि पढ़ाई लिखाई पे तो खर्चा किया नहीं. अब पढ़ाई लिखाई पे खर्चा नहीं किया, इस बात पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारी लड़की पे अगर कोई मुसीबत आ पड़ी तो अपनी जिंदगी खुद संभाल लेगी. तो क्या करें? तो कॉम्पनसेट करें. कॉम्पनसेट कैसे करें? सामान दें. क्या डिमांड है क्या लड़के वालों की तरफ से? अब डाउरी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? गिव मी 1 सेकंड. लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? आइडियली तो इट्स इलीगल, तो क्रिमिनल एक्टिविटी है. सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अगर ज्यादा दहेज देते हैं तो ज्यादा माने जाएंगे. देखो जी लड़की बहुत कुछ लेके आई है. सो व्हाट? इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? प्लीज गो ऑन म्यूट एवरीबॉडी. फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? संजय जी प्लीज गो ऑन म्यूट. थैंक यू. सो दिस देन बिकम्स अ सेट. अब ये कॉन्सिक्वेंसेस में भी यू कैन फर्दर डू ए WH. यू कैन से ये कॉन्सिक्वेंसेस क्यों है? क्योंकि हाँ कानून बना हुआ है वो ठीक है, लेकिन ये कॉन्सिक्वेंसेस किनको इम्पैक्ट करते हैं और कभी इम्पैक्ट करते हैं? अगर लड़की ने रिपोर्ट कर दिया तो इम्पैक्ट हो जाएगा. अगर लड़की ने नहीं रिपोर्ट किया, उसने बोला हाँ हाँ ये तो होता ही है सभी करते, तो नहीं होगा. सो देन आई कैन ऑल्सो कनेक्ट दीज. कौन सी वो लड़कियां होंगी किस कास्ट या किस क्लास की, या कौन से वो लड़की वाले होंगे जो दहेज मांगने पे रिपोर्ट कर देते हो, और कौन से वो होंगे जो रिपोर्ट नहीं करते होंगे. तो देयर आर दीज क्रॉस कनेक्शंस दैट यू विल मेक. This allows you this kind of a framework. You can use, you can also draw it on paper. Honestly speaking, ये तो मैं tool इसलिए use कर रही हूँ because I want to show you how to do it. But even if you do it on paper, that's absolutely okay. There is no problem with doing it on paper. So does this help you? Does this make you understand how to organize your thoughts? I know it's something that will need practice, but do you get a vague idea, a sense from it?
Yes, no, maybe. Yes, yes. All right, fair enough. So that is Yeah. broadly it. How do we generate thoughts? We read. What do we read? We read non-fiction. It is unpleasant, it is tiring, it is demanding, but it is necessary if you want to speak intelligently. And then what do we do next? Once we have the thoughts, we organize them so that when I have to speak about it, मेरे पास एक तो विचारों की कमी नहीं रहे और दूसरा मेरे पास विचार एक सीक्वेंस में पहले कभी जमाए हुए हों. This is especially a good technique for students to prepare your answers, candidates to prepare your interviews. This is also good for people who need to go and address audiences. जैसे कई बार ये होता है कि आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल होते हैं, किसी स्कूल ने आपको बुलाया कि आइए हमारे बच्चों को ज्ञान दीजिए. That this is good for teachers to plan their lessons. This is basically a model that works for everybody if you want it to work. But without practice, this will not happen. If you haven't practiced it, some of you might have used it consciously, unconsciously in the past. If you haven't, then please start. Now I will open the floor for questions. If you have questions, please raise your hand. I will call your name out. We will discuss. Otherwise, I will wrap up the session. Questions, anybody? ये जो एक सवाल था मेरा कि मैं जानना चाह रही थी जो रिसर्च जो आपने बताया है, तो जब रिसर्च के लिए अगर किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं तो वो एक्चुअली एज अ बेसिक लर्नर्स कितने मतलब कितने कौन कौन से रिसर्च पर हम लोग माने ट्रस्ट करें कि कितना तक रिसर्च पेपर सब हम लोग उसको फॉलो करें, क्योंकि रिसर्च देखिए पेपर्स तो हम बहुत सिर्फ तब सारे। फॉलो करेंगे, दर्शना जी, रिसर्च पेपर्स हम सिर्फ तब फॉलो करेंगे जब हमें उस सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्टीज हासिल करनी हो. अगर ओके। मुझे फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं मेडिसिन पे रिसर्च तब तक नहीं करूंगी जब तक मेरे सर पे नहीं आ पड़ेगी, कोई कारण नहीं होगा. आई एम नॉट अ डॉक्टर. आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू नो द ड्रग्स. आई डोंट ऑल्सो वॉन्ट टू नो द ड्रग्स बिकॉज देयर इज सो मच आउट इन द वर्ल्ड. मैं क्या क्या जानूंगी. बट इफ आई हैव समबडी जिसका डायबिटीज का ट्रीटमेंट चल रहा है 20 साल से, देन आई वांट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट मेटफॉर्मिन, देन आई वांट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट इंसुलिन. अगर मेरा डायबिटीज का ट्रीटमेंट चल रहा है तो देन आई वांट टू नो अबाउट दिस इंफॉर्मेशन. दैट इज व्हेन आई विल रिसर्च. ऑल्सो I will not necessarily research. So research doesn't just mean reading. Research can also mean discussing with a subject matter expert. So if I want to know something about my diabetes, I don't necessarily need to go and read medical journals. I might if I'm interested, if biology, biochemistry makes that sense to me. But I might actually go to my doctor and ask him questions. This is the medicine that you're giving me. Does it have side effects? Does it have proven results? How many people has it been tested on? He will be doing that research because it's his profession. He will answer my questions. Do you understand what I'm saying? So यस you यस, don't हाँ. need to read literature for everything. When I am saying research, I am using it very loosely. I am not saying you have to be a subject matter expert at it. आई एम सेइंग रीड डिफरेंट. अगर आप एक तरह की चीज पढ़ रहे हैं, जैसे डाउरी वाला जो केस हमने डिस्कस किया, अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं कि डाउरी बहुत बुरा है, डाउरी बहुत बुरा है, डाउरी बहुत बुरा है, तो ये तो पढ़िए क्यों बुरा है. अगर क्यों बुरा है में सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही है कि अरे सोशल प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, तो ये तो जाके ढूंढिए कि सोशल प्रेशर के अलावा और क्या है. दैट इज व्हाट आई मीन बाय इट. डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, दर्शना जी? या Okay. Who wants to go next? और एक Yes. जानना था कि वो माइंड मैपिंग और प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस, वो थोड़ा बहुत एक जैसा ही मुझे ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि कभी कभी हम प्रॉब्लम समझी नहीं एनालिसिस मैं, करते हैं वापस तो भी बोलिए. वाई माइंड मैपिंग जो अभी आपने टूल यूज किया, और हाँ. एक प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस एक होता है, उसमें भी हाँ, हम लोग कॉजेज और इफेक्ट्स उसका जानने के लिए बहुत बार हम लोग क्यों है उसका कारण को पता करते हैं, तो वो एक ही जैसा है दोनों या में फिर? थोड़ा फर्क है. रूट कॉज एनालिसिस या आरसीए जिसको आप बोल रही हैं, वो सिर्फ रूट यस, कॉज को एनालाइज करता है. राइट, ओके। उसमें फोकस आपका वाई पे है. हाँ, यहाँ मैं इक्वल फोकस दे रही हूँ पांचों छह क्वेश्चंस पे. यस कभी यस, कभी ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स में
वाई कम मैटर करे और हु ज्यादा मैटर करे, कुछ टॉपिक्स में हु कम मैटर करे और व्हाट ज्यादा मैटर करे, लेकिन वो टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगा। दिस इज स्लाइटली डिफरेंट। इसको आरसीए का लार्जर सेट समझे, आरसीए इसका हाँ सबसेट हाँ की तरह देखें यस इसको। यस हाँ मैं भी फील की कि आरसीए का लार्जर ये है। कह सकते हैं, ओके लेकिन आई वुडंट हाँ से इट, बिकॉज माइंड मैपिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट। माइंड मैपिंग पता है कैसे होती है यस ना, तो अगर माइंड मैपिंग मुझे हाइपोथेटिकली, मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे पैसे देखभाल के खर्च करने हैं, मैं माइंड मैपिंग वहां भी लगा सकती हूँ, वहां मैं आरसीए नहीं लगा सकती हूँ। आरसीए में इसमें लगा सकती हूँ कि मेरे पैसे खर्च क्यों हो जाते हैं, लेकिन उन्हें बचाना कैसे है, मेरे को क्या चीजें बजट करनी है, वो सब मेरा माइंड मैपिंग में जाए, क्योंकि मैं पहले माइंड मैप करूंगी फिर मैं प्रोजेक्ट प्लान बनाऊंगी। सो सो इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो आरसी उसका सबसेट है, बट श्योर, आई मीन इफ दैट हेल्प्स यू रिमेम्बर बेटर, ओके। हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? थैंक यू यू वेलकम। डज एनीबडी एल्स हैव अ क्वेश्चन, या सेशन क्लोज कर दें? अनुपम, डू यू हैव अ क्वेश्चन? या मैम, सो मैम, आपने बोला था कि फिक्शन और नॉन फिक्शन रीडिंग के लिए, तो क्या मतलब कि ई बुक हेल्प करेगी इसमें इन प्लेस ऑफ द रीडिंग? ई बुक इज स्टिल रीडिंग, कुछ भी ई पढ़ो। बुक नहीं, ई ऑडियो मतलब मींस। यार कैसे भी इंफॉर्मेशन लो, इंफॉर्मेशन मैटर करती है, तुम ऑडियो से सुन लो, अगर तुम्हें लगता है ऐसे लोग हैं जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जिनके पॉडकास्ट सुने जा सकते हैं, तुम पॉडकास्ट सुनो, मुझे क्या। ठीक है, नहीं नहीं, मैं मतलब वो जानना चाह रहा था कि रीड मतलब कि आपको रीडिंग से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि ऑडियो से मिलेगा, ये वो कंफ्यूजन अपनी समझ अपनी नहीं आया। चॉइस है, वो सबकी लर्निंग प्रेफरेंसेस अलग अलग होती है। मैं रीडिंग पसंद करती हूँ, मैं जानती हूँ कुछ लोगों को जो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको अगर आप, क्योंकि वो डिसलेक्सिक हैं और क्योंकि उनको अटेंशन स्पैन, अटेंशन डेफिसिट है, तो आप जब उनको बोलेंगे कि किताब पढ़ लो तो वो एक पेज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद वो हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आप उनको बोलेंगे 3 घंटे का वीडियो सुन लो या ये डॉक्यूमेंट्री देख लो, वो बहुत आराम से देख लेंगे। So हम्म। it's a totally personal choice. My only recommendation there is that choose your source of information wisely. मेरा पर्सनल प्रेफरेंस इस बात पे होता है, जहां मेरे को न्यूट्रल टोन दिखती है ना, जहां पे मुझे प्रोज एंड कॉन्स दोनों एनालाइज होते हुए दिखते हैं, वहां मेरी मुझे क्रेडिबिलिटी ज्यादा नजर आती है। जहां मैं लॉपसाइडेड एजेंडा देखती हूँ, वो चीजें पढ़ के मैं पढ़ लेती हूँ क्योंकि मुझे पढ़नी होती है कई बार, लेकिन मैं उनकी इन्फॉर्मेशन पे रिलाई नहीं करती, मैं उनकी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वहां मुझे एजेंडा दिख रहा है। तो और हर चीज एजेंडा ड्रिवन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एजेंडा जितना मिनिमाइज्ड हो और जितना न्यूट्रल हो, उतनी मेरी नजर में इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी बेटर है। ठीक है। ओके। और या फिर दूसरा तरीका ये है अनुपम, कि जितना आप एक साइड का सुन रहे हैं उतना ही दूसरी साइड का भी सुन के आए। कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ मुद्दों पे दूसरी साइड ने बहुत कुछ बोला नहीं होगा, तो उस केस में थोड़ा ढूंढना पड़ सकता, मशक्कत करनी पड़ सकती है। जैसे फेमिनिज्म को लेके अगर देखें, तो आदमियों का एक नैरेटिव है, a lot of men will question it, a lot of women will be very angry and they will have radical feminism that they're practicing, there will be some saner voices in between. I will want to listen to all three before I make my opinion. नहीं, इसमें प्रॉब्लम मैम मैं कहाँ फील करता हूँ कि जैसे कि सपोज एक कोई पर्सन अपना पक्ष या विपक्ष जो भी रख रहे हैं, तो पक्ष विपक्ष रख सकते बहुत ज्यादा मतलब ओवर एक्साइटेड में मतलब कुछ भी निकल रहा था उनका, समझ में नहीं आता मतलब कि ये सही बोल रहे हैं या तो वही तो जस्टिफाई कह रही कर हूँ, रहे हैं अगर चीजें। अगर ओवर एक्साइट, अगर तुम्हें खुद ही पता चल रहा है कि ओवर एक्साइटेड है, तो फिर जस्टिफाइड ही है ना, फिर वो बैलेंस्ड ओपिनियन का हुई। लेकिन वो अपने पक्ष को जस्टिफाई करने के लिए वो ओवर चले जाते हैं। तो करने दो, तो उनका पक्ष सुन लो, फिर उनके उल्टा पक्ष भी जाके कहीं से सुन लो, दैट्स ऑल राइट। लोगों के इमोशन ने, ये जो हमने सेक्शन आज किया है ना अनुपम, दिस इज नॉट अबाउट पीपल्स इमोशन, दिस इज अबाउट इंफॉर्मेशन। देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज फैक्ट। फॉर इंस्टेंस, मैं बोलूं, मैंने 1000 लोगों के इंटरव्यू लिए, 1000 में से 800 ने ये कहा, इसलिए ये माना जा सकता है कि मेजोरिटी ये कह रही है इस स्टडी में। दूसरा तरीका,
मैं आपको बताऊं नहीं मैंने कितने लोगों के इंटरव्यू लिए, और मैं बोलूं हिंदुस्तान में अधिकतर लोग ऐसा कहते हैं। यू टेल मी व्हाट इज मोर रिलायबल टू यू। 1000 नंबर लोगों के फिगर। बेसिस पे मैं 1.25 अरब लोगों की ओपिनियन बता दूं क्या आपको? लेकिन मैम इसमें वो भी तो है कि जो सपोज करो कि मैंने 10 का ओपिनियन लिया या मैं उसको 1000 में कन्वर्ट कर दूं, बात तो ये भी तो है। तो मैं तो वही पूछ रही हूँ ना आपसे कि आप सैंपल साइज तो देखोगे ना। तो आपको पूछना पड़ेगा फिर कि भाई ये कितने लोगों के इंटरव्यू के बेसिस पे बता रहे हो आप ये मुझे। हम्म। अब अगर आप मुझे बोलोगे कि नहीं मैं ये क्यों पूछूं, तो वेल ओके मत पूछो, कोई बात नहीं, मान लो। मैंने इसीलिए बोला कि मुझे जब एजेंडा ड्राइव होते हुए दिखने लगता है तो मैं ये मान लेती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल नहीं है। मैं सुन फिर भी लेती हूँ, बिकॉज सुनने से मुझे ये क्लैरिटी मिलती है कि क्या नैरेटिव्स चल रहे हैं, मल्टीपल नैरेटिव्स क्या चल रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मेरा नैरेटिव भी बन जाए। दूसरी चीज अनुपम, सुनने का मतलब अग्री करना नहीं होता। मैंने ओके आज मैम, 1 घंटा इस पर सेशन दिया। हाँ। इस पर मैं एक क्वेरी और है कि सपोज जैसे कि आपने कहा आप सुनिए या इंफॉर्मेशन लीजिए, तो आपके माइंड में अगर 1000 थॉट या 1000 सेंटेंस गए, करेक्ट, उसमें 1000 में हो सकता है 10 ही सही हो या फिर 20 सही हो, तो आपने माइंड को मतलब कितना आप यूजफुल कैरी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अनयूजफुल थिंग्स ज्यादा जा रही है माइंड में, ये भी और तो इस हो बात से सकता है। मान लो जा रही है, फिर क्या होगा उससे? तो आपके माइंड में वो यूजफुल चीजें नहीं रह लेट मी सकती या आस्क यू नहीं दिस रह पाएंगी। लेट मी आस्क यू दिस अनुपम। मान लो हम्म। तुम्हारी सैलरी 1000 रुपए में, हाइपोथेटिकली, ठीक है। हम्म। तुम एक मॉल में जाते हो, आयल्स भरे हुए हैं वहां पे। हम्म। मॉल में तो देखा है ना हम सबने कैसा होता है सामान का हिसाब। जी। मैगी नूडल से लेके जारा के कपड़े सब मिलते हैं। एग्जाम्पल्स अगेन, सो ऑल दीज ब्रांड्स दैट आई एम मेंशनिंग आर जस्ट एज एग्जांपल्स, नथिंग एल्स। सब कुछ मिलता है। तुम कुछ भी खर्चा करके आ जाते हो क्या? बेसिक नीड्स के हिसाब से वो। तुम देखते हो ना मेरी पॉकेट में कितना पैसा है और मुझे इसमें से क्या लेना और क्या नहीं लेना, मेरी प्रायोरिटी क्या है। वो माइंड मैपिंग क्यों है? वो माइंड मैपिंग इसीलिए है कि तुम्हारे दिमाग में जो कुछ आ रहा है ना, पहले वो एक बार लिख लो, एक ठिकाने लिख लो, उसमें से काम का छांट लो, बेकाम का हटा लो, एंड देन यू फ्री टू फॉरगेट। जो बेकाम का दिख रहा है उसको भूल जाओ ना भाई, किसने बोला? ये तो तुम्हारी चॉइस है। ये तो तुमको देखना है ना कि तुमको अपने दिमाग में कितना रिटेन करना है और क्या भूलना है। दैट इज फॉर यू टू डिसाइड। सी, मैंने इसीलिए बोला था ये अति सूचना का दौर है। देयर इज टू मच आउट देयर, एंड विच इज वाई यू हैव टू बी डिसर्निंग कि हम किसकी बात सुने किसकी नहीं सुने। या हम ये कर लें जैसे मैं करती हूँ कई बार, कि जो सोशल मुद्दे होते हैं, जो पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, उस पर मैं कुछ लेफ्ट की चीजें फॉलो करती हूँ, कुछ राइट की चीजें फॉलो करती हूँ, कुछ सेंटर वालों को फॉलो करती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि अच्छा मेरी क्या समझ बन गई। और मेरी समझ सीमित है ये मैं स्वीकार लेती हूँ कि भाई मेरी समझ ना ये सब पढ़ने के बाद भी सीमित ही रहेगी, क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरी एक लिमिटेशन है। व्हाट यू योर प्रॉब्लम इज नॉट कि हाँ चला जाएगा कूड़ा तो क्या हुआ, घर में रोज धूल आती है, हम साफ करते हैं ना, करो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मेरे घर में मैं खिड़कियां खोलना बंद थोड़ी कर देती हूँ क्योंकि धूल आती है खिड़कियों से। खिड़कियां तो मैं तब भी खोलती हूँ। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस यस। All right. Rajesh, I saw you had unmuted. Why don't you go first? And then I can come to Nidhi. Rajesh, अनम्यूट किया था, कुछ पूछना था या कुछ कहना था? किसी इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए क्या करें, उसमें सत्यता कितनी है? यार ये ना जर्नलिज्म का टॉपिक ज्यादा है। लाइक जो मेरे एक्सपर्टीज के डोमेन्स हैं वहां पे। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक बार डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने डायरेक्ट ही बोल दिया डॉक्टर मैं हूँ या तू है। ठीक है, इसमें मेरे दो ओपिनियंस हैं। ये मेरे और मैं ओपिनियंस हैं। गया तब मेरी प्रॉब्लम को लेके गया था और मैंने रिसर्च करके गया था क्या क्या किया। सो इसमें मेरे दो ओपिनियंस, और ये मेरे ओपिनियंस हैं, ये जरूरी नहीं है सब पे काम करें। दो तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं। एक इंफॉर्मेशन वो होती हैं जो सोशल पॉलिटिकल जनरल वर्ल्ड व्यू लाइफ ओरिएंटेड होती हैं। एक सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वो होती है जो बहुत डोमेन स्पेसिफिक होती है।
जैसे लीगल, मेडिकल, टू एन एक्सटेंट फाइनेंशियल। जिन डोमेन्स में मेरा एक्सपर्टीज नहीं है और उनमें अपनी अकल चलाने से मेरी जिंदगी की ऐसी तैसी हो सकती है, वहां मैं एक्सपर्ट की सुनना प्रेफर करती हूँ। 1 2, कभी कभी ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि आप एक डॉक्टर के पास जाएं और आपको ये लगे, या एक लॉयर के पास जाएं और आपको ये लगे यार ये जो एडवाइस मेरे को मिल रही है ना, ये नहीं मेरे को ठीक लगती, मेरे को मेरे शरीर में, मेरे को मेरी गट फीलिंग में ये नहीं समझ में आता, ये बहुत गड़बड़ लग रहा है। I personally, as an individual, choose to listen to my gut feeling. I take a second opinion, sometimes a third. लेकिन 3 में से जो 2 कॉमन ओपिनियंस हो वो मैं अग्री कर लेती हूँ, फिर मैं चौथा पांचवा विंडो शॉपिंग नहीं जाती हूँ, क्योंकि विंडो शॉपिंग का कोई अंत नहीं। अगर मेरा आमतौर पे ये मानना है, अगर कोई एक्सपर्ट आपको ये कह रहा है मैं जानता हूं या आप, तो या तो उसके पास कोई बहुत सॉलिड रीजन होना चाहिए। सॉलिड रीजन कैसे हो सकता है? जैसे केमिस्ट्री की लैब में अगर टीचर मुझे बोले कि नहीं ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स हैं, इनको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि मैंने बोल दिया कि इनको हाथ नहीं लगाना है, आई विल लिसन टू हर। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मुझे कोई बोले कि मैं आपको इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछ लिया, तो फिर देन आई डोंट वांट देम एज माय एक्सपर्ट। क्योंकि अगर आप मेरे सवालों के जवाब देने को राजी नहीं है, अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे सवाल पूछने का हक नहीं है, तो प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, पर वो मेरी लाइफ में है। क्या तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए? दैट्स फॉर यू टू डिसाइड। एक प्रॉब्लम जो मैं मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स के पर्सपेक्टिव से बता सकती हूँ, जो उन्हें बहुत ज्यादा आती है, वो ये आती है कि यार गूगल पे ना इन्फॉर्मेशन का कचरा है, दुनिया भर का कचरा इन्फॉर्मेशन पड़ी है। लोग जाते हैं, लोग वो सब देखते हैं और लोग वापस हमारे पास आते हैं और वो सारे सवाल सब मिस इन्फॉर्म्ड सवाल होते हैं। कभी तो हम जवाब दे पाते हैं, कभी हमारे पास जेन्युइनली उतनी बैंडविड्थ नहीं होती, क्योंकि मेरे पास 10 पेशेंट और बैठे हैं, वी हैव एन ओवरवर्क्ड कम्युनिटी। उस केस में will I empathize with the doctor? Yes. So which is why I asked you in the beginning, I said ask intelligent questions. Sometimes it is possible कि आपने एक सवाल पूछा और एक्सपर्ट को लगा भाई ये तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे, अगर तुम्हें इतने ही सवाल हैं तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? Then it is your choice whether to continue with that expert or whether to go to some other expert. It's absolutely a free world. You have that choice, but you have to be responsible for whatever the consequences are. तो अगर मैं ये चूज करूं कि मेरा डॉक्टर मुझे बोले मेट्फॉर्मिन लो शुगर के लिए और मैं नहीं लूं, मैं बोलूं नहीं नहीं मुझे तो चिरायता पीना है, विच इज ऑल्सो ओके, हो सकता है चिरायते से मेरा शुगर ठीक हो भी जाए, but then I have to be responsible for that decision. I can't blame the medical science for it after that. If I make that choice, then I have to hold myself accountable to that choice. And all the choices are fine. It's okay to choose Ayurveda, and it's okay to choose allopathy, and it's okay to choose homeopathy, whatever works for you do. But you have to be accountable for the result. As long as you're willing to do that, by all means change the expert. कैसे पता करें कि सूचना क्या है, गैर सूचना क्या है, वो मैं बता चुकी। मैं टू ऑफ द 3 ले लेती हूँ, 3 में से 2 बेस्ट। दैट्स माय अप्रोच। पॉलिटिकल सोशल ओपिनियंस पे मैं लेफ्ट राइट सेंटर तीनों का पढ़ती हूँ, फिर मुझे जो समझ में आता है मैं वो करती हूँ। डज नॉट आंसर योर क्वेश्चन राजेश? You are on mute. Thank you. Okay. Nidhi, you had unmuted. Do you want to ask something? No, ma'am. अच्छा ठीक है जी, और किसी का कोई सवाल? परफेक्ट, तो सेशन फॉर्मली क्लोज करते हैं। फॉर व्यूअर्स हु वॉच दिस ऑन यूट्यूब, ओके दिस इज स्टिल सो एम्बैरेसिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो नीचे 3 आइकन होते हैं, डू व्हाट यू Thank विल you, विद दिस ma'am. वीडियो। Thank you very much, ma'am. थैंक यू संजय जी। ऑल राइट एवरीबॉडी, सी यू नेक्स्ट वीक और इन द नेक्स्ट सेशन, हाउएवर इट मे बी। Okay, ma'am. Thank you.